हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो आपका पेपर हुआ है, जो फेज 16 के अंतर्गत जो परीक्षाएं आज संपन्न हुई है इलेक्ट्रीशियन का और जो फिटर का या अदर जो ट्रेड का जो यहाँ पर संपन्न हुआ है, तो सारे छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप सारे क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा जिनका आज की डेट में एग्जाम हुआ है, और जिनका अभी तक एग्जाम नहीं है वो भी मिला लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जिसमें एक सूत्र का उपयोग किया जाता है जो कि आपका होता है उत्पन्न ईएमएफ, मतलब उत्पन्न जो आपका होता है ईएमएफ जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, वो आपका 5Zn/60 गुणे P/A होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सही जो हमारा दिया गया था, ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया था। तो जितने भी लोग सी ऑप्शन मारे थे उनका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। इसमें जो इसका गतिशील रूप से जो प्रेरित ईएमएफ का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, BLV sin थीटा होता है, जो कि बोल्ट में होता है। और इसमें जो हमारा सही दिया गया वो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। इसमें जो समांतर रास्ते होते हैं वो केवल 8 ही रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 8 हमारा दिया गया वो हमारा सी ऑप्शन दिया गया, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं या पटलित किया जाता है, क्या कारण होता है। इसका कारण होता है जो ईडे करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए, जो कि जिसको हिंदी में बोला जाता है भंवर धारा हानि, तो इसको कम करने के लिए ही पटलित किए जाते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। तो आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है मतलब कि ये कौन सा हो सकता है, शंट जनरेटर ही हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है ये हमेशा समांतर में जुड़ा होता है, किसके, आर्मेचर के। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हम सही मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन और ग्रेफाइट का, दो चीज का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा सही मैच कर रहा है, ऑप्शन में बी ऑप्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर का या श्रेणी जनरेटर का या विभेदक, या इसमें आपको अदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर। अब आप बोलते होंगे कि ये संचयी यौगिक जनरेटर क्या है। यदि हम इसको यही बोले कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तो आप कहेंगे हाँ इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी है, नॉलेज है। तो इसी को हम बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी विधि है। इसकी जो विधि है उसको हम बोलते हैं रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ये एक विधि है, जो कि यहाँ पर विधि जो हमारी है वो हमारे ऑप्शन में डी दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। जितने भी लोग चैनल पे नए होंगे नीचे उनको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली की जो पेपर हो रहे हैं उनकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर या श्रेणी जनरेटर या विभेदक या यौगिक जनरेटर या अदर। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम शंट जनरेटर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, क्या इस पे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है या कम हो जाता है, हम कह सकते हैं। जो कि ऑप्शन में हमारा जो सही मैच कर रहा है वो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। कोई भी डीसी जनरेटर है जब वो लंबे समय तक बंद रखा जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर यह प्रभाव पड़ता है कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, जो उसका जो एमएफ बनाने का होता है, जो यहाँ पर बनाने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो मैग्नेटिक यहाँ पर बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है यदि हम कई दिनों तक उसको हम यहाँ पर स्टार्ट न करें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को, ठीक है, मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक ही उपकरण का प्रयोग करते हैं जो कि आपके केल्विन ब्रिज होता है, जो कि केल्विन ब्रिज जो आपका दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी को ये आ रहा था क्वेश्चन, मैंने पूछा, जितने भी स्टूडेंट क्लास से बाहर आए सभी लोग बता रहे थे सर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसमें जो आपसे पूछा गया था कि डीसी मोटर की गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें एक ही सूत्र होता है जो कि आपका सूत्र होता है N बराबर EB/5 होता है, ठीक है, जो कि EB/5 जो दिया गया था ऑप्शन में आपका ए दिया जाता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ये आपको नियम इस पे पूछा गया था कि वो कौन सा नियम है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम, अर्थात फ्लोमिंग राइट हैंड रूल के अंतर्गत ये आपका होता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि किस कारण से जो कम्यूटेटर होता है वो तेज उत्पन्न करता है, क्या, चमक, ठीक है। तो ये इसका जो रीजन होता है चमक उत्पन्न करने का, वो ब्रश की गलत स्थिति के कारण ही चमक उत्पन्न करता है। अब इसमें जो हमारा सही दिया गया था वो ऑप्शन में डी ए ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। मतलब कि कौन सी डीसी मोटर इसमें प्रयोग की जाती है। तो इसमें प्रयोग की जाती है एक ही मोटर, जो कि आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, जो कि यहाँ पर संचय यौगिक मोटर दिया गया है, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। रीजन क्या है इसका जोड़ने का। तो इसका एक ही रीजन है, जो कि उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए अर्थात प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर का, या श्रेणी मोटर का, या विभेदक यौगिक मोटर का, या संचय यौगिक मोटर का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ही होता है, इसको ही संचय किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आता है, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात एनएस की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। मतलब इसका जो सही सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सही सूत्र होता है दोस्तों वो आपका एनएस बराबर, मैं कई बार इस पर सवाल भी लगाया हूँ, एनएस बराबर आपका हो जाता है, या एनएसपी होता है, एनएसपी बराबर आपका हो जाता है एनएस माइनस एनआर हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब इसमें जो हमारा सही मैच करा है वो हमारा ए ऑप्शन मैच करा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक या AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि वो सूत्र क्या है जिससे गणना करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो NS माइनस NR अपान NS गुणित 100 होता है, क्योंकि प्रतिशत में यदि पूछा गया है तो हम यहाँ पर गुणित 100 कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 कला प्रेरण मोटर में
किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? शून्य भार गति को, या फुल लोड स्पीड को, या चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, या अदर आपको ऑप्शन दिया गया था। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ये इसका तुल्यकालिक गति सी को बोला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी मोटर वाइंडिंग को आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार की परीक्षण दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिया जाता है या किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बात है। इसलिए यहाँ पर करने का ये मतलब होता है कि जो शॉर्ट सर्किट होती है उसके लिए किया जाता है उपयोग में, ये परीक्षण के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। आइए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट, या पोलैरिटी टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है, यहाँ पर जो सही मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, जिसको पोलैरिटी टेस्ट बोला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्वाइल, पोल और कला की संख्या वाले एक मोटर वाइंडिंग किस प्रकार की अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था और बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वायरिंग होता है। ठीक है, ये आपकी अलग अलग व्यवस्थित की जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वायरिंग जिन्होंने मारा तुक्का ही मारा, उनका सही हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिक भार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? शॉर्ट सर्किट में, या खुला परिपथ में, या अति भार में, या कम वोल्टेज में? तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। ये तो दोस्तों आज के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप डेली यदि पाना चाहते हैं पेपर की जानकारी, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली हर पेपर की जानकारी मिलती रहेगी।